10 मार्च 1959 चाइनीज सरकार इनवाइट करती है दलाई लामा को एक स्पेशल परफॉर्मेंस देखने के लिए। इस इनविटेशन के साथ चाइना की एक अजीब सी डिमांड जुड़ी होती है। इस अजीब डिमांड में वो लिखते हैं कि दलाई लामा हमारे यहाँ आए, यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए, वो भी बगैर बॉडीगार्ड्स के आए। ये बात लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की होती है। इस डिमांड के बाद तिब्बत के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। उन्हें ये लगता है कि दलाई को चाइना बुलवाने के बहाने चाइनीज सरकार इसे मारना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन सामने आता है कि तिब्बत के लोगों को इस तरह के ख्याल क्यों आ रहे थे। चाइनीज सरकार को क्या जरूरत पड़ी है कि वो एक बहुत ही ज़ईफ और बुजुर्ग आदमी को मारना चाहेंगे। दरअसल इससे कुछ ही दिन पहले चाइनीज सरकार ने अपने फौज को भेजा था तिब्बत के कैपिटल लासा में। इस शहर को चीनी सोल्जर्स ने चारों एतराफ से घेरा हुआ था और दलाई लामा भी इसी शहर में रहते थे। और इस वक्त दलाई अपने घर दी पोर्टल प्लेस में छुप कर बैठे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता चीनी सोल्जर इस शहर को पूरा ही घेरते हैं। जैसे ही ये खबर दलाई लामा के चाहने वालों को पता चलती है, उसके कुछ ही समय बाद तिब्बत की आवाम सड़कों पर उतर जाती है और दलाई लामा के घर को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद दलाई लामा रूप बदल के अपने घर से फरार हो जाते हैं। काफी भीड़ होने की वजह से ये किसी के नजरों में आए बिना निकल पड़ते हैं। जब तक चाइनीज सोल्जर्स पूरी तरह से कामयाब होते हैं इनके घर तक पहुंचते पहुंचते, तब तक दलाई लामा जा चुके होते हैं। ये लोग दलाई को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन देखते ही देखते इन्होंने अब पूरे मुल्क पर अपना कब्जा जमा लिया। ये कहानी है एक ऐसी कंट्री की जो किसी समय में एक आजाद मुल्क हुआ करती थी। 15 साल के दलाई लामा डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं अपने इशू लेकर। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के अंदर हर तरफ इस इशू पर चर्चा की जाती है। 18 नवंबर 1950 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली तौर पर कंडम करते हैं इस चाइनीज इन्वेजन को। लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास तो कोई आर्मी नहीं होती है कि जिसे वो चाइना भिजवा कर उनके अगेन फाइट करवाए। यहाँ पर एक ही बदलाव देखने को मिलता है और वो होती है चाइना की स्ट्रेटेजी। उस समय चाइना की आर्मी बहुत ही अच्छे पोजीशन पर होती है। उन्होंने करीब सभी कुछ को कंट्रोल कर रखा था। चाइना बाकी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि यहाँ हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो दिखावे के तौर पर चाइना तिब्बत के ऑफिशियल्स को बुलाते हैं। इसी को लेकर 1951 में तिब्बत के द्वारा एक डेलीगेशन भेजी जाती है बीजिंग को। लेकिन बीजिंग पहुंचकर चाइनीज सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इन्हें कहती है कि ये हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं, इन पर साइन करें। यहाँ पर मौजूद डेलीगेशन को कोई मौका ही नहीं मिलता कि वो दलाई लामा से इस एग्रीमेंट को कंफर्म करे, जिसके बाद उन्हें मजबूरन साइन करना पड़ता है इन डॉक्यूमेंट्स पर। आखिर ये डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? दरअसल ये होता है एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत ऑन मेजर्स फॉर द पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो ये बनता है द 17 पॉइंट एग्रीमेंट। तिब्बत के लोगों के लिए इसका पहला पॉइंट थोड़ा डरावना होता है। पहले पॉइंट में ये लिखा होता है कि जैसे ही चाइना की आवाम मुत्तहिद होगी वो वापस अपने अपने वतन और खानदानों के पास लौट जाएंगे। लेकिन इसके बाकी पॉइंट्स ऐसे थे कि जिससे पता चलता है कि चाइना इतना बुरा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट्स में ये लिखा होता है कि बुद्धिज्म को रिस्पेक्ट दिया जाएगा और जो पॉलिटिक्स सिस्टम चलता आ रहा था तिब्बत में, चाइनीज गवर्नमेंट उसे भी नहीं बदलेगी। इसके साथ साथ दलाई लामा की जो पोजीशंस थी तिब्बत में, उनके साथ भी छेड़छानी नहीं की जाएगी। यही कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि आवाम प्रोटेस्ट ही नहीं करती। 16 साल के दलाई लामा जब इस एग्रीमेंट को पढ़ते हैं तो वो भी इन्हें इसी वजह से कबूल कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि अगले कुछ ही सालों में चाइना ने जो एग्रीमेंट्स में वादे किए होते हैं वो उससे अब पीछे हट जाते हैं। वादे पर कायम रहना तो दूर की बात थी, यहाँ इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे थे ये उनके बिल्कुल उलट चल रहे थे। 1956 में दलाई लामा इंडिया जाते हैं और इंडिया में कुछ तिब्बतन फ्रीडम फाइटर से मिलते हैं। ये फ्रीडम फाइटर दरअसल वो फाइटर्स थे जो गवर्नमेंट से हटकर खुद बंदूक उठाते हैं और चाइनीज सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। जब दलाई लामा की इनके साथ बातचीत होती है तो दलाई लामा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इनसे दलाई लामा को ये पता चलता है कि चाइना आखिर कैसे तिब्बत को अपने जाल में फंसा रहे हैं। अब चाइना खुलेआम तिब्बत के लोगों की आज़ादी पर मुकम्मल पाबंदी लगा लेती है।
तिब्बत में बहुत सारे क्राइम वार्स किए जाते हैं चाइना के द्वारा, और फिर इसके बाद साल 1959 तक तिब्बत की आवाम की एक पूरी फौज बन जाती है चाइना के अगेंस्ट। और यही वो टाइम था जब चाइनीज सरकार इनवाइट करती है दलाई लामा को, जिसके बाद चाइनीज सोल्जर लासा को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इसी शहर में दलाई लामा की रिहाइशगाह मौजूद थी। तिब्बत की आवाम दलाई लामा के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो ये जान चुके थे कि अब जल्द ही चाइनीज सोल्जर यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। इससे पहले कि वो यहाँ तक पहुँच पाते, दलाई लामा अपनी फैमिली और कुछ सोल्जर समेत भेष बदल करके फरार हो जाते हैं। इस मुश्किल वक्त में इन्हें एक अनएक्सपेक्टेड जगह से मदद मिलती है और वो थी CIA। जी हाँ, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। बात ये थी कि CIA ने अपने एजेंट्स को पहले से ही भेज रखा था। अमेरिका को ये लगता था कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा ना हो। यहाँ पर करीब 2 हफ्तों तक ये लोग लगातार चलते रहे और आखिर में ये लोग तिब्बत के आखिरी गांव तक पहुंच गए, जो कि इंडियन बॉर्डर पर मौजूद था। 26 मार्च को बॉर्डर पर पहुंचकर ये एक चिट्ठी लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू को। इस चिट्ठी में ये पहली बार लिखते हैं कि वो 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट के खिलाफ हैं। पंडित नेहरू जैसे ही इस चिट्ठी को पढ़ते हैं, उसके बाद फौरन से ही इन्हें इंडिया लाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। इंडियन फौज बॉर्डर पर रिसीव करते हैं दलाई लामा को और 31 मार्च को दलाई लामा अपने बंदों समेत इंडिया में एंटर होते हैं। इसी दिन पर पंडित नेहरू अनाउंसमेंट करते हैं पार्लियामेंट में कि दलाई लामा को रिस्पेक्ट के साथ यहाँ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तिब्बत का क्या होता है? 25 मार्च 1959 चाइनीज आर्मी लासा के अंदर घुसती है और 28 मार्च को तिब्बत की सरकार को पूरी तरह से डिसोल्व कर लिया जाता है और उसके बाद से चाइना अपना वन नेशन वन कल्चर का आइडिया जबरदस्ती लागू करता है तिब्बत पर। दोस्तों, यहाँ पर हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, जिसके बाद ही हम इस पर पार्ट 2 बनाएंगे।